आज हम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया अर्थात डोमेस्टिक मीन्स घरेलू सीमाएं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर, कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारी घरेलू सीमाओं में आते हैं। घरेलू सीमा मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। नंबर बी, गूगल ऑफिस इन इंडिया। सी, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। डी, रशियन एम्बेसी इन इंडिया। जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हमें ध्यान होना चाहिए। जब हमने परिभाषा देखी थी तो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी परिभाषा में क्या था कि हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं, और हमारी एम्बेसी जो बाहर हैं वो सभी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। साथ में जो हवाई जहाज़ या एरोप्लेन या शिप कहीं चल रहे हैं, हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स उनको रन कर रहे हैं या उनके द्वारा वो पूरे जो है उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, या कहीं कोई हमारे तेल के कुछ प्लेटफॉर्म तैरते हुए हैं कहीं, जहां देख रहे हैं कि समुद्री सीमाओं में, तो वो सभी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हैं। देखते हैं ए, स्टेट बैंक कहाँ है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, कहाँ पर है ये? लंदन में है। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, तो लंदन की यह डोमेस्टिक टेरिटरी में है, हमारे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि यह एसबीआई की जो ब्रांच है, ब्रांच तो इंडिया की है लेकिन कहाँ खोली हुई है? लंदन में। तो ये कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रही है? लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी नहीं है। बी, गूगल ऑफिस इन इंडिया। गूगल का ऑफिस है और वो कहाँ है? इंडिया में है। देखें, गूगल का ऑफिस इन इंडिया, तो निश्चित तौर पर क्योंकि गूगल ने एक ऑफिस हमारे यहाँ कहीं रेंट पे या ख़रीदा है, जैसे भी कहाँ लिया है? इंडिया में। तो ये किसकी टेरिटरी है? इंडियन टेरिटरी। ये हमारी भारत की घरेलू सीमाओं में आता है। बी हमारी भारत की घरेलू सीमाओं में आता है। सी को ज़रा देखें एक बार, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? टाटा मोटर्स ने कोई ऑफिस लिया है वहाँ, चाहे वो ख़रीदा हो चाहे रेंट पे लिया हो, लेकिन वो ऑफिस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो हमारे भारत देश की टेरिटरी नहीं है। देखो ये डी जो पार्ट एक इम्पोर्टेंट है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, याद रखें कोई भी एम्बेसी जहाँ जिस कंट्री में है वो एम्बेसी, वो उसी कंट्री, जैसे रशिया की एम्बेसी क्या है? इंडिया में है, तो रशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रशिया का। चाहे वो इंडिया में है तो भी रशिया में रशिया का हिस्सा है। इसका मतलब रशियन एम्बेसी इन इंडिया कहाँ का हिस्सा है? रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? बी, गूगल ऑफिस इन India is domestic territory of India. 2. Question number 2. Which one of the following is an intermediate products? क्या देखेंगे इसमें कि कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। हमें मध्यवर्ती उत्पाद देखने हैं। क्या देखने हैं? मध्यवर्ती उत्पाद या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो ए, परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर। कोई व्यक्ति अपने घर के लिए दाल खरीद के ले गया, तो निश्चित तौर पर क्या करेगा? जब घर के लिए ले गया है तो घर पे जाके बनाएगा और उसे खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा। इट मीन्स यह कैसी वस्तु है? क्या यह दोबारा बेची जा रही है? नहीं। याद रखेंगे इंटरमीडिएट वस्तुओं की एक विशेषता है कि वो या तो उसी साल में दोबारा से पुनः बेची जाएंगी, या उनका किसी दूसरी वस्तु के साथ मिलाकर के उपयोग किया जाएगा, या उनकी मूल्य वृद्धि की जाएगी। कुल मिलाकर के मूल्य वृद्धि पे बहुत ध्यान दिया जाएगा कि उसी साल उसको बेच करके मूल्य वृद्धि तो नहीं की जा रही। तो कंज्यूमर ने ऐसा नहीं किया, कंज्यूमर ने मूल्य वृद्धि नहीं की, वह उसने कंजप्शन कर लिया, इसलिए यह हमारी इंटरमीडिएट गुड या मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। बी, मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म। कौन परचेज कर रहा है? फर्म कर रहा है परचेज। कौन कर रहा है? मशीन परचेज कर रहा है फर्म। फर्म ने मशीन परचेज की, किस काम के लिए की है? प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब यह एक तरह का इसका इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? इसका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर इसने इन्वेस्ट किया, तो ये भी इसकी तरह से फाइनल गुडी है, ये मध्यवर्ती नहीं है, क्योंकि फाइनली इसने इन्वेस्ट किया है
यह प्रोडक्शन में यूज़ होगा लेकिन इसको दोबारा पुनः बिक्री नहीं किया जाएगा, इसलिए बी क्या है, अंतिम वस्तु है। ऐसे ही ये क्या था, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो ये अंतिम वस्तु थी। सी, व्हीट यूज्ड बाय ए फ्लोर मिल। देखिए यह निश्चित तौर पर व्हीट किसने इस्तेमाल किया है, फ्लोर मिल, आटा चक्की वाले ने व्हीट को इस्तेमाल किया आटा बनाने के लिए। तो वो क्या करेगा, आटे को किसी थर्ड पर्सन को बेचेगा। इसका मतलब उसने क्या किया, व्हीट के मूल्य वृद्धि की, व्हीट से आटा बनाया, आटे को कहीं बेचेगा तो मूल्य वृद्धि हो रही है यहाँ। तो यह हमें दिखता है कि सी इंटरमीडिएट गुड या मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आटा मिल वाले ने व्हीट से आटा बनाया, उसमें मूल्य वृद्धि की और उसे बेच दिया। डी, व्हीट यूज्ड बाई हाउस होल्ड। देखिए व्हीट जब यूज़ कर रहा हाउस होल्ड, चाहे वो खाना बनाने में करे, खाना खाने में करे, किसी तरह से भी यूज़ करे व्हीट को, तो उसने फाइनली कंज्यूम कर लिया। तो इट मीन्स ये क्या है, फाइनल गुड है। किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, घर के लिए। किसी घर में किसी तरह से व्हीट गेहूं का इस्तेमाल किया और वो फाइनली कंज्यूम कर गए, उसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई, इसलिए डी क्या है, फाइनल गुड है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर हुआ सी, व्हीट यूज्ड बाई ए फ्लोर मिल। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड। इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसका, फाइनल गुड का, अर्थात अंतिम वस्तुओं का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट। देखें, ए चॉक डस्टर ETC परचेज्ड बाय ए स्कूल। देखिए चॉक डस्टर किसने परचेज किए हैं, स्कूल ने परचेज किए हैं। क्या ये पुनः बिक्री किए हैं, नहीं। लेकिन क्या होता है, क्या चॉक डस्टर रखे रह जाते हैं, नहीं। वह कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में क्या होता है, उसी साल में वो सब कुछ यूज़ हो जाते हैं। इसका मतलब यह यूज़ हो गए, इसका मतलब ये क्या है, ख़त्म हो गए उसी साल। इसका मतलब कुछ काम करने में यह ख़त्म हो गए, इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिडर हुई इंटरमीडिएट गुड्स हुई, फाइनल गुड नहीं हुई, अर्थात ये मध्यवर्ती वस्तु हुई। चॉक डस्टर क्या हुई, मध्यवर्ती, क्योंकि इनको उसी साल में ख़त्म हो जाता है। ये काम करते करते चॉक ख़त्म हो गया, काम करते करते डस्टर ख़त्म हो गया उसी साल में, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट गुड हुआ, फाइनल गुड नहीं। बी क्या है, फर्टिलाइजर यूज्ड बाय द फार्मर्स। कौन यूज़ कर रहा है, फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। किस काम के लिए फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, कि फसल को वृद्धि करने के लिए, फसल में ज़्यादा हमारे अनाज पैदा हो, ज़्यादा हमारी फसल पैदा हो। इसका मतलब ये क्या है, फर्टिलाइज़र एक तरह से इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उसमें डालेंगे और वो कंज्यूम कर लेंगे प्लांट्स, फिर मोर ज़्यादा उत्पादन होगा। इसका मतलब वहाँ पर ये किस तरह काम करेंगे, इंटरमीडिएट गुड की तरह। सी, व्हीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल। कौन यूज़ कर रहा है, व्हीट, फ्लोर मिल यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब फ्लोर मिल ने जब व्हीट को यूज़ किया तो ये जो है व्हीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल, फ्लोर मिल यूज़ कर रहा है व्हीट किस काम के लिए, ग्राइंडिंग करके उसके मूल्य वृद्धि करने के लिए। जब मूल्य वृद्धि वो कर रहा है तो ये भी क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब आंसर क्या हुआ इसका, डी, क्योंकि ये भी मध्यवर्ती है, ए, बी भी मध्यवर्ती है और सी भी मध्यवर्ती है। इसका मतलब डी, ऑल द अबव। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड। कौन नहीं है एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड, इसका मतलब ये तीनों ही एग्जाम्पल फाइनल गुड के नहीं है। इसका मतलब आंसर डी सही है, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। यहाँ देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस अर्थात बाजार मूल्य और साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत, इन दोनों के बीच में क्या ऐसा है जो एक दूसरे को चेंज करता है, साधन लागत से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से साधन लागत। इन दोनों में बनाने के लिए हमें फॉर्मूला दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कि हमें दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कि हमें पता है मार्केट प्राइस, MP से नोट करते हैं, ये क्या है, मार्केट प्राइस, इसे बोलेंगे MP नोट करते हैं मार्केट प्राइस को, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य, बाजार कीमत कह दो, कीमत। ये होता है फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट के साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिए जाए, ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत, इसे क्या बोलते हैं, कारक लागत।
या फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हमें इसे हिंदी में लिखें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो क्या कहेंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर, इनको बोलेंगे निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस बनाने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट, जो साधन लागत है, साधन लागत में प्लस कर देते हैं NIT। और साधन लागत हमें पता होना चाहिए, साधन लागत में क्या क्या इंक्लूड होता है फैक्टर कॉस्ट में। लैंड, ज़मीन पे जो भी हम किराया दे रहे हैं, लैंड, लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं वो, प्लस इंटरप्रेन्योरशिप, प्लस पैसे पर इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें साधन लागत में होती हैं। तो साधन लागत को जब हम NIT प्लस कर दें तो क्या बनता है, मार्केट कॉस्ट। यहाँ हम NIT को देखें जी, NIT है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT का मतलब होता है IT, NIT क्या होता है, IT माइनस क्या, सब्सिडी। सब्सिडी आप जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं, सब्सिडी। तो इसका मतलब IT मीन्स अप्रत्यक्ष कर, ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर, ऐसा कर जो हमें नहीं दिखता लेकिन हमसे लिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। सब्सिडी मीन्स आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता कौन देता है, सरकार, आर्थिक सहायता। जैसे गैस सिलेंडर पर आज हम देखते हैं मार्केट कॉस्ट गैस सिलेंडर की आजकल क्या है। गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर की जो कॉस्ट है, मार्केट प्राइस आज मान लिया 900 रुपये है, लेकिन जो सब्सिडी है, सब्सिडी कौन दे रहा है, सरकार, उस पर 300 रुपये सब्सिडी दे देती है मान लिया, या आजकल 250 या कुछ ऐसी सब्सिडी चल रही है, तो वो हमारी लिमिट में आ जाता है 600 रुपये। इसके बाद सब्सिडी माइनस कर दी तो हमें जो घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है वो 600 रुपये मिलता है, सब्सिडी हमारे अकाउंट में क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ हम देखें कि NIT अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता। तो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, NIT। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या जनरेट हो गया कि MP मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस, सॉरी प्लस, क्या बोलेंगे, प्लस IT माइनस सब्सिडी। ये मैंने रख दिया किसकी जगह पर, NIT की जगह पर। NIT की वैल्यू डाल दी मैंने कहाँ पर, ये फॉर्मूले में, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए कंस्टिट्यूट करता है नंबर A इनडायरेक्ट टैक्स, B सब्सिडी, नंबर C बोथ A एंड B, D नाइदर A नॉर B। तो पहले A ऑप्शन क्या है, अप्रत्यक्ष कर, B ऑप्शन है आर्थिक सहायता, C बोथ A एंड B, इसका मतलब अप्रत्यक्ष कर भी और आर्थिक सहायता भी, और D है ना तो A है और ना B है। तो जिस तरह से हमने अभी समझा उसमें दोनों ही ज़रूरी हैं, क्या, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता दोनों ही ज़रूरी हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स और B सब्सिडी दोनों जरूरी है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, C बोथ A एंड B, ये आंसर हुआ C। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखें, इफ़ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स दैट, यदि कारक लागत ज़्यादा हो किससे, बाजार कीमत से, कारक लागत किससे ज़्यादा है, बाजार कीमत से, देन इट मीन्स, क्या हुआ इसका मतलब, अगर हम देखें कारक लागत ज़्यादा हो गई, देखें जरा उदाहरण को दोबारा से आगे चलते हैं, अगर फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो गई किससे, मार्केट प्राइस से, फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, इसका मतलब सिचुएशन यहाँ आ गई, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट कब ज़्यादा होगी मार्केट प्राइस से, जब ये NIT नेगेटिव होगा। NIT अगर नेगेटिव होगा तो फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। NIT नेगेटिव कब होगा, NIT नेगेटिव कब होगा, IT माइनस सब्सिडी, जब सब्सिडी ज़्यादा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जब सब्सिडी अधिक हो जाएंगी इनडायरेक्ट टैक्स से, जो टैक्स सरकार ले रही है अप्रत्यक्ष रूप से, उससे ज़्यादा अगर उसको सब्सिडी दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल, अगर हम NIT निकालना चाहें, अगर वो IT इनडायरेक्ट टैक्स तो 100 रुपये है और सब्सिडी कितनी है 150,
सरकार दे रही है, तो इसका मतलब -50 क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस -50, NIT -50 आ गया। तो उस कंडीशन में NIT क्या होगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव NIT हो जाएगा तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NIT। और इसका मतलब ये जो पोर्शन है, तो फैक्टर कॉस्ट अगर हम इसको माइनस टर्म को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा MP। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा MP से, तो फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा MP से। देखिए क्वेश्चन को, इफ़ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स दैट A इनडायरेक्ट टैक्स ग्रेटर देन टू सब्सिडी, B ये क्या पहला, अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा है सब्सिडी से, B इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल सब्सिडी अर्थात अप्रत्यक्ष कर बराबर है आर्थिक सहायता के, C इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन टू सब्सिडी अर्थात अप्रत्यक्ष कर है कम किससे, सब्सिडी से, सब्सिडी यहाँ ज़्यादा है अप्रत्यक्ष कर कम है, D इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू सब्सिडी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कम है किससे, सब्सिडी से। देखो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कम है किससे, सब्सिडी से, सब्सिडी आर्थिक सहायता ज़्यादा है किससे, अप्रत्यक्ष कर से, तभी ये ऋणात्मक हुआ। जब ये ऋणात्मक होगा तो उस कंडीशन में मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट से। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, C सही है, इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन टू सब्सिडी अर्थात आर्थिक सहायता ज़्यादा है किससे, अप्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर डैश और फॉर डैश। इन दोनों डैश को हमें फिल करना है। क्वेश्चन क्या है, इन दोनों डैश को हमें फिल करना है। देखें 6 क्वेश्चन को, A कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स, फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं विच आर यूज्ड आइदर फॉर, या तो उनको हम कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करें या उनको हम इन्वेस्टमेंट अर्थात उनको या तो उपभोग कर लें या फिर उनको निवेश कर दें। तो ये जो A जो ऑप्शन है ये बताता है कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ये आंसर A फर्स्ट पार्ट ही सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं B पार्ट कि फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और रीसेल। देखो फाइनल गुड्स अगर फाइनल गुड है तो उसको रीसेल नहीं किया जा सकता, रीसेल करेंगे तो इंटरमीडिएट है, इसका मतलब B ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे ही C ऑप्शन में भी रीसेल आ रहा है, इन्वेस्टमेंट रीसेल, तो रीसेल नहीं कर सकते हम फाइनल गुड का। फाइनल गुड अगर फाइनल है तो रीसेल नहीं हो सकती, ना ही उसमें कुछ बदलाव हो सकते। ऐसे ही रीसेल यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब B, C और D ऑप्शन नहीं है, A ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 क्वेश्चन क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफीफा एक तरह से देखें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्थात विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों से शुद्ध कारक आय। A एक्सपोर्ट मिनिमम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नहीं ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करें तो क्या निकलता है, देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। B विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट, ये भी नहीं है। C फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये सही है आंसर C इसका। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, खाली एक रिसीव कर रहे हैं हम, दे नहीं रहे अब्रॉड को, उनका डिफरेंस होता है। जबकि देखें जरा से समझ लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हम पहले भी देख चुके हैं अपने फॉर्मूले को कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब शुद्ध विदेशों से शुद्ध कारक आय बराबर विदेशों को शुद्ध कारक आय और विदेशों से कुल कारक का डिफरेंस। तो ये क्या, विदेशों से कुल कारक आय, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से कारक आय, ये क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विदेशों को कारक आय। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
जो कि हमारे क्वेश्चन में है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी आंसर सही है इसका, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 8, डेप्रिसिएशन मीन्स। 8 क्वेश्चन क्या है? घिसावट। डेप्रिसिएशन घिसावट मीन्स क्या है? ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट। अगर किसी प्लांट में, किसी फैक्ट्री में अगर फायर लग जाए, आग लग जाए, तो क्या वो डेप्रिसिएशन है? नहीं। बी, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। हाँ बिल्कुल, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट को यूज़ करते करते लंबे समय तक घिसावट, घिस जाए और काम ना करें ठीक से, तो वो क्या है उसका? वो लॉस जो है डेप्रिसिएशन है। बी आंसर बिल्कुल सही है। चलो सी आंसर भी चेक करते हैं। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अर्थक्वेक। अचानक क्या हुआ? अर्थक्वेक आया और फैक्ट्री पूरी टूट गई, डेमोलिश हो गई, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो घिसावट नहीं है। वो क्या है? वो अचानक से लॉस है, वो एक तरह से हमारा ऑब्सोलेंस है। डी, क्लोज ऑफ द प्लांट ड्यू टू द लॉकडाउन। आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, कोविड में बहुत दिन से लॉकडाउन है, तो ऐसी कंडीशन में ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो अचानक से आर्थिक संकट एक तरह से आ गया और अचानक से पूरा सब कुछ बंद हो गया। ये डेप्रिसिएशन की फील्ड में नहीं आता। डेप्रिसिएशन क्या है? घिसावट, जो कि एक लंबे समय से यूज़ करते करते, मशीन को यूज़ करते करते ख़राब होती है। यहाँ यूज नहीं हो रहा, ये तो बंद ही पड़ गया है। तो डी का आंसर क्या होगा? बी। 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9th, और 9th क्वेश्चन को समझें। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल when there is no direct tax, no indirect tax, no subsidy, no indirect tax and no subsidy। तो इसमें नो इनडायरेक्ट टैक्स, नो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो वैसे भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई वेरिएशन नहीं करता, क्यों? डायरेक्ट टैक्स तो हम लोग खुद अपनी सैलरी पर देते हैं, अर्थात इंडिविजुअल अपने आप अपना टैक्स देता है, तो ये तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बी, नो इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, अगर अप्रत्यक्ष कर न हो तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो सकता है। लेकिन क्या सब्सिडी की बात करें? नो सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी भी इसमें रखती है, तो आंसर डी सही है। ना तो डायरेक्ट टैक्स हो और ना ही सब्सिडी सरकार दे, उस कंडीशन में क्या होगा? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन क्या कहता है देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। अब हम बात करते हैं हस्तांतरण आय की, कि कौन सी देखें इसमें हस्तांतरण आय है या ट्रांसफ़र इनकम है। ए, बोनस। बोनस कब मिलता है? जब हम काम करते हैं, काम के बदले बोनस मिलता है पूरी साल। जब हम पूरी साल काम करते हैं तो हमने अच्छा काम किया तो हमें बोनस उसी अनुपात में मिलेगा, तो इसका मतलब ये ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। हाँ, अगर हम अपने घर में बिना काम के बैठे हैं और सरकार हमें कुछ अलाउंस दे रही है बिना काम के, तो ये कैसा है? ये है ट्रांसफ़र इनकम या हस्तांतरित आय। कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर हमें किसी बात का कंपनसेशन देता है, कंपनसेशन जैसे एक्सीडेंट हो गया और उसने अचानक से हमें 50,000 रुपये दिए, लेकिन वो सैलरी में से काटेगा, इसका मतलब ये भी हमारी क्या है? ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। ये तो हम कमाएंगे फिर काटेगा, वो पैसे पहले एडवांस में दे दिए उसने, बस इतना ही है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा सही है? बी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे।